आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा राउंड था। आज कितना मतदान हुआ पहले ये देख लेते हैं। अब तक जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार पश्चिम बंगाल की 31 सीटों पर 77.68% वोटिंग हुई। असम की 40 सीटों पर 82.29% वोटिंग हुई। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर 65.11% वोटिंग हुई। केरल की सभी 140 सीटों पर 70.04% वोटिंग हुई। पुडुचेरी की भी सभी 30 सीटों पर 78.13% वोटिंग हुई। जब चुनाव आयोग अपडेट देगा तो ये आंकड़े थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। बंगाल चुनाव में हिंदू मुस्लिम वोटों की राजनीति आज और भड़क गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के मुस्लिम कार्ड पर मास्टर स्ट्रोक चल दिया। पीएम मोदी ने सीधे सीधे कुछ कहे बिना इशारों में हिंदू वोटरों तक अपना सियासी संदेश पहुंचा दिया और ममता बनर्जी पर हिंदू मुस्लिम वोटों की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। आज मोदी और ममता की सियासी टक्कर का हिंदू मुस्लिम अध्याय आपको देखना चाहिए। साथ ही किसी अपराधी को अगर राजनीतिक सिस्टम की अनुकंपा और संरक्षण का खाद पानी मिलता रहे तो वो गहरी जड़ें पकड़ लेता है और फिर उसे एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने पर भी बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को आज पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट किया गया। मुख्तार ने तरह तरह की तरकीबें लगाई। उसकी पत्नी ने यूपी में एनकाउंटर की आशंका जताई, लेकिन अंत में यूपी जाना ही पड़ा। आज तक ने मुख्तार अंसारी की घबराहट, उसके सफर और राजनीतिक रसूख को ट्रैक किया है, क्योंकि राजनीतिक विटामिन के बिना मुख्तार अंसारी जैसे लोग एक कदम भी नहीं चल सकते। इसके बाद आपको उत्तराखंड ले चलेंगे, जहां के पहाड़ों में भीषण आग लगी हुई है। यह आग इतनी भीषण है कि उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से मदद मांगी है। कम से कम 40 जगहों पर लगी इस भयंकर आग पर आज तक की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। लेकिन शुरुआत बंगाल से करते हैं। बंगाल में आज जहां पर भी चुनाव हुए उनमें कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां हंगामा न हुआ हो, जहां मारपीट न हुई हो, जहां पर एक दूसरे पर आरोप न लगाए गए हों। पोलिंग एजेंट, कार्यकर्ता, समर्थकों को तो छोड़िए, कम से कम 5 उम्मीदवार ऐसे थे जिन पर हमला हुआ है। इधर पोलिंग बूथ पर लाइनें लगी थी, जमकर वोटिंग हो रही थी। उधर पोलिंग बूथ के बाहर एक दूसरे का गला पकड़ने पर सब उदारू थे। पार्टी कोई भी हो, ताकत दिखाने में किसी ने कमी नहीं छोड़ी। कोई किसी से कम नहीं था। ये टीएमसी की कैंडिडेट है सुजाता मंडल। कुछ लोगों ने इन्हें खेतों में दौड़ा लिया। लोगों के हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां थी। सुजाता को जैसे तैसे उनके लोग बचा कर लाए, पानी पिलाया, पंखा किया, सिर रगड़ा, तब सुजाता की जान में जान आई। এই হুমকি দিয়েছে বিজেপি দুষ্কৃতীরা, সেটা খবর পেয়ে যখন আমি একটা মহিলা হিসাবে ছুটে এলাম, আমাকে এলোপাতাড়ি মারা হয়েছে, আমার মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে, রক্তারক্তি করা হয়েছে, আমাকে আদলা ইট দিয়ে আমার কোমরে আমার ঘাড়ে মারা হয়েছে। सुजाता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग टीएमसी के लोगों से मारपीट कर रहे हैं, उन्हें वोट देने से रोक रहे हैं, वोटिंग में गड़बड़ हो रही है। और जब इसे सुनकर सुजाता वहां पहुंची तो उन्हें दौड़ा लिया गया। लाठी, डंडे और ईंटों से हमला हुआ। जो हमारा जगह स्ट्रॉन्ग जगह है, वहाँ पे मैं आज खबर मिला, वो मेरा अंचल का नाम है बतानल। उस अंचल में एक जगह में 45 नंबर बूथों में जो मार रहा है टीएमसी में, लेकिन पड़ जा रहा है भाजपा में। और बहुत सारा जगह में हमारा आरंडी में हमारा कर्मी लोगों को मार के माथा फटा दिया। ये सोच रहा है कि ऐसे गंदगी करके ये आरामबाग सीट मतलब हासिल हो जाएगा, लेकिन उन लोगों का ये सोचना चाहिए आरामबाग सीट में मैं लड़ रही हूँ। मेरा नेत्री ममता बंदोपाध्याय आगे टूटा पैर में अगर लड़ सकती है तो मैं तो एक यंग स्टार हूँ। सुजाता मंडल कोई अनजान कैंडिडेट नहीं है। ये सीट भी कोई मामूली सीट नहीं। हुगली की आरामबाग सीट पर चुनावी टक्कर दिलचस्प है, क्योंकि सुजाता मंडल टीएमसी से कैंडिडेट है तो उनके पति सौमित्र खान बीजेपी के सांसद हैं। इसलिए सुजाता पर हमले की तस्वीरें आई तो ममता बनर्जी भी तुरंत বাইরে থেকে এসে গুন্ডামি করছে, টর্চার করছে। With full evidence I am telling you. It is not that only I am telling you. All the press and media is also showing the things. Press media তারা দেখাচ্ছে কিভাবে সুজাতা মণ্ডল একটা তপশিলি মেয়ে, তার মাথা তোমরা, তার সিকিউরিটির মাথা তোমরা ফাটিয়ে দিয়েছো, তাকে মেরেছো। ইভিএম এর বিশ্বাস নাই, ইভিএম গন্ডগোল, আবার ইভিএম নিয়ে বাড়িতে রেখে দিচ্ছে। এই যে টিএমসি ধরে নিচ্ছে হেরে গেছে, তখন এইসব এদিক ওদিক গন্ডগোল করে বদমাইশি করে জেতার চেষ্টা করছে।
आरोप लगाया कि वोटिंग के बीच उनके कार्यकर्ताओं के परिवार पर टीएमसी के लोगों ने हमला किया। ওই তো কিছুই হয়নি, শুধু শুধু এসে ওরা পেছু পেছু তাড়া করেছে, শুধু শুধু এসে ওরা তো বসে গল্প করছে, শুধু শুধু এসে সে এত তাড়া করেছে, তারা ভয়ে বেড়ে দিয়েছে, খেছে দৌড়, একতলা ছাদ থেকে তারা সব লাফ মারছে, এমন তাড়া করেছে সব 10টা গাড়ি এসে কানটা ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে, ছেলেদের ঘরে এসে মারছে ফেলে, আমরা সব গেছি কান থেকে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে, এইটাই সব ছিল, সব ছাড়াছাড়ি করে জিজ্ঞাসা করুন না এটা দেখতে করে। Unacceptable behavior of the TMC. This high-handedness is a part of daily life in West Bengal and against which we are fighting. लेकिन कोई किसी से कम नहीं है, फिर चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो। तीसरे राउंड की वोटिंग के दौरान जगह जगह बवाल हुए, मारपीट हुई, हमले हुए, देसी बम चले। कैनिंगपुर सीट पर एक बूथ के बाहर देसी बम से हमला हुआ, जिसमें एक घायल हुआ। टीएमसी के कैंडिडेट शौकत मुल्ला ने हमले का आरोप अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट पर लगाया। धनेखली सीट पर राज्य मंत्री असीम पात्रा ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बल मनमानी कर रहे हैं और बीजेपी के लोग टीएमसी के वोटर्स को पोलिंग बूथ पर जाने से रोक रहे हैं। हुगली की खानाकुल सीट पर टीएमसी के कैंडिडेट नजबुल करीम ने आरोप लगाया कि उन्हें दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटा गया। कई जगहों पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट हुई। लेकिन बंगाल के रक्त चरित्र को देखते हुए तो ये घटनाएं फिर भी बहुत कम है। लेकिन इस बम्पर बवाल के बीच सुकून देने वाली तस्वीर यही रही कि वोटिंग में जोश की कोई कमी नहीं थी। सुबह से लेकर दोपहर बाद तक बूथ पर लंबी लंबी लाइनें लगी थी। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव होता है, हर एक फेज में जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो 80% से ज्यादा होता है। और वो कारण ये है, ये महिलाओं का कतार आप देख लीजिए कितना लंबा है। पुरुषों का कतार यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, और महिलाओं का कतार देखिए बढ़ता चला जा रहा है इस तरफ। तो ये आप समझ सकते हैं, ये पश्चिम बंगाल की खासियत है। और सुबह से देखिए और भी आ रही हैं महिलाएं बच्चों के साथ। बंगाल में पहले से ही बम्पर वोटिंग होती रही है। 80% से ज्यादा मतदान तो बहुत सामान्य है, लेकिन तीसरे चरण में वोटिंग के इस जोश को इसी बात से समझा जा सकता है कि दोपहर 3 बजे तक ही 68% से ज्यादा वोट डाले जा चुके थे। पौलमी साहा और अनुपम मिश्र के साथ इंद्रजीत कुंडू, आज तक। बंगाल में इस चुनावी हुड़दंग के बीच एक बड़ा सवाल पोलिंग टीमों को पर भी उठा, क्योंकि हावड़ा में वोटिंग से एक रात पहले टीएमसी के एक नेता के घर पर ईवीएम और वीवीपैट मशीनें मिली। सबका सवाल यही था कि आखिर टीएमसी के नेता के घर पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन कैसे पहुंच गई। जब सवाल उठे तो चुनाव आयोग ने संबंधित चुनाव अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, लेकिन बीजेपी ने इस मामले की गहराई से जांच की मांग की, क्योंकि टीएमसी नेता के घर पर ईवीएम का मिलना और वो भी वोटिंग से ठीक पहले, ये मामूली बात नहीं है। ये हावड़ा की उलुबेरिया सीट का मामला है। इसमें पता ये चला कि जिस चुनाव अधिकारी के पास ईवीएम और वीवीपैट मशीन थी, वो इन्हें लेकर रात को अपने रिश्तेदार के घर सोने चला गया। ये 4 ईवीएम और 4 वीवीपैट मशीनें थी जो उलुबेरिया में टीएमसी नेता गौतम घोष के घर पर मिली। हालांकि ये सफाई दी गई कि जो ईवीएम मिली वो रिजर्व ईवीएम थी और उनका इस्तेमाल वोटिंग में नहीं किया गया। पर बंगाल की चुनावी लड़ाई के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। अब लड़ाई बाकी के बचे 5 चरण की है और अब यहीं से ममता बनर्जी का असली टेस्ट शुरू होगा, क्योंकि उनकी पूरी ताकत दक्षिण बंगाल के किले को बचाने में लगी है, जिसे जीतना ममता के लिए जरूरी है अगर उन्हें सत्ता की हैट्रिक लगानी है। और ममता के इस किले में बीजेपी को भी सेंध लगाना बहुत जरूरी है अगर बीजेपी को बंगाल का सपना पूरा करना है। इसी से बीजेपी और दीदी दोनों की अपनी अपनी चुनौतियां बढ़ गई हैं। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर अपना मुस्लिम कार्ड चल दिया है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पॉलिटिक्स की काट लेकर आए। अगर हमने कहा होता सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। कोई और नोटिस ले ना ले, जिनके लिए ये बात बोली गई वो समझ गए होंगे। इसमें चुनावी संदेश भी है और ममता बनर्जी के उस कार्ड की काट भी जो पिछले कुछ दिनों से वो लगातार खेल रही है। আর যদি সংখ্যালঘু এলাকায় দেখেন অত্যাচার করছে, একদম সবাই মিলে আজানের ধ্বনি দেবেন, দেখবেন সবাই একজোট হয়ে যাবে। अगर दीदी खुले तौर पर मुस्लिम वोटर्स को संदेश दे रही हैं, तो उस मुस्लिम कार्ड की काट पीएम मोदी ने कुछ ऐसे निकाली कि खुलकर बोला भी नहीं और सब कुछ कह भी दिया। दीदी, मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं,
लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं। अगर हमने कहा होता सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। अगर हमने कहा होता तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बॉल नोच लिए होते। पीएम को ये कहने का मौका इसीलिए मिला क्योंकि ममता बनर्जी खुलकर कह रही हैं कि मुस्लिम वोट बंटने ना पाए। बंगाल में चुनाव भी अब उन जगहों पर पहुंच चुका है जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं। अब तीसरे चरण को ही देख लीजिए, जहां 31 सीटों में कम से कम 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर्स प्रभावी हैं और पूरे बंगाल को देखें तो कुल 294 सीटों में 125 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक हैं। पिछले 2 चुनाव से बंगाल में ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोटर्स को बड़े पैमाने पर अपने पक्ष में किया। इस बार जब ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे कठिन चुनाव है तो उनकी पूरी कोशिश यही है कि मुस्लिम वोट उनके साथ ही रहे। लेकिन ममता के सामने चुनौती अब्बास सिद्दीकी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की है, जिनसे उन्हें मुस्लिम वोट बंटने का खतरा है। इसीलिए वो बार बार सिद्दीकी और ओवैसी जैसे नेताओं पर हमला कर रही है, उन्हें बीजेपी का एजेंट बताकर मुस्लिम वोटर्स को इनसे दूर रहने को कह रही है। মাইনরিটিসদের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে। সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। ममता बनर्जी के लिए अब चुनौती और भी बड़ी है क्योंकि उनका असली चुनावी टेस्ट तो तीसरे राउंड और इसके बाद से ही शुरू हुआ है। दक्षिण बंगाल दीदी का मजबूत इलाका है, इसे बनाए रखने के लिए ममता पूरा जोर लगा रही हैं और इसके लिए बहुत जरूरी है कि मुस्लिम वोट पहले की तरह उनके साथ रहे। लेकिन ममता बनर्जी को इसी में बीजेपी फंसा भी रही है क्योंकि बीजेपी लगातार ममता पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर उनकी हिंदू विरोधी छवि बना रही है। अब तो ये बात खुद प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में बोल रहे हैं। लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। यानी बंगाल में अब खुला चुनावी खेल हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स का हो गया है। दीदी की कोशिश ये है कि मुस्लिम वोट बंटने ना पाए, तो बीजेपी की कोशिश है कि दीदी की इन्हीं बातों को ही हथियार बनाकर हिंदू वोट इकट्ठा हो। आज तक ब्यूरो। बंगाल के चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण सबसे बड़ा फैक्टर नजर आता है। जरा इसे कुछ आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बंगाल में अब चौथे चरण का चुनाव 10 अप्रैल को होगा, जब 44 विधानसभा सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। जिन जिलों में वोटिंग है उनमें हावड़ा है, यहाँ 26.2% मुसलमान हैं। हावड़ा जिले की कुछ सीटों पर तीसरे चरण में भी वोट पड़े हैं। दक्षिण 24 परगना में भी 10 अप्रैल को चुनाव होगा, वहां 35.6% मुस्लिम आबादी है। दक्षिण 24 परगना में दूसरे और तीसरे चरण में भी चुनाव हुए हैं। 10 अप्रैल को हुगली जिले में वोटिंग होगी, हुगली में 15.8% मुसलमान हैं। हुगली में तीसरे चरण में भी वोट पड़े हैं। इसके अलावा चौथे चरण में अलीपुरद्वार की सभी 5 सीटों पर वोट पड़ेंगे। अलीपुरद्वार को 2014 में अलग जिला बनाया गया था, इसीलिए वहां का 2011 की जनगणना का जिलेवार आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन अनुमान के अनुसार 15-20% मुस्लिम आबादी वहां हो सकती है। इसी तरह चौथे चरण में 10 अप्रैल को कूच बिहार की सभी 9 सीटों पर वोटिंग है, वहां 25.5% मुसलमान है। लेकिन मुसलमान वोटरों की आबादी चुनावी विश्लेषण में जितनी अहम होती है, उससे ज्यादा उनका वोटिंग पैटर्न मायने रखता है। लोक नीति CSDS के सर्वे के अनुसार 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को मुसलमानों के 40% वोट मिले थे, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 70% मुसलमानों ने वोट किया। 2019 में बंगाल में मुस्लिम ध्रुवीकरण हुआ था, लेकिन वहां हिंदू वोटों का पैटर्न क्या रहा, इसकी तस्वीर भी दिलचस्प है। लोक नीति CSDS के सर्वे के अनुसार 2019 में बीजेपी को 57% वोट मिले,
2019 में बीजेपी को मिले हिंदू वोट 2014 में पार्टी को मिले हिंदू वोटों से 36% अधिक रहे। साफ तौर पर बीजेपी के पक्ष में हिंदू भी खुलकर आए। हिंदू वोटों में ब्राह्मण, कायस्थ समेत सवर्णों की बात करें तो उनका 50% वोट 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिला, जबकि 2016 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 10% से 15% ब्राह्मण, कायस्थ समेत हिंदू सवर्णों ने बीजेपी को वोट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में सिर्फ सवर्ण हिंदुओं की पसंद भर नहीं थी, बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी आबादी में बीजेपी ने और बड़े सेंध लगाई थी। बंगाल में ओबीसी, एससी और एसटी के 60% वोट 2019 के चुनाव में बीजेपी को मिले थे। तो बंगाल चुनाव का धर्म कांटा ये कहता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हिंदुओं की सभी जाति समूहों में टीएमसी पर बढ़त मिली थी, लेकिन टीएमसी बीजेपी के 18 लोकसभा सीटों के मुकाबले 22 सीटें जीत सकी थी और अपनी साख बचा सकी थी। तो इसकी वजह है टीएमसी को मुसलमानों का सीधा और एकजुट समर्थन मिला था। अब ऐसे में जय श्री राम के नारे से हिंदू वोटरों को पहले से ज्यादा अपने पक्ष में करने की बीजेपी की कोशिश और खुद को हिंदू बताने की ममता बनर्जी की रणनीति को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। अपराधियों को जब राजनीति के पावर हाउस से रिचार्ज मिलना बंद हो जाता है तो वो कानून का सम्मान करने पर मजबूर हो जाते हैं। मुख्तार अंसारी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। पंजाब की जेल में रहने और यूपी वापस आने से बचने के लिए उसने सारी तिकड़म लगा ली, लेकिन अंत में उसका खेल एकदम फेल हो गया और अब उसकी नई लोकेशन बांदा जेल रहेगी। मुख्तार को शिफ्ट किया गया है और पंजाब के रोपड़ से यूपी के बांदा तक 882 किलोमीटर के रास्ते में मुख्तार अंसारी के लिए हर कदम पर, हर आहट पर घबराहट है। आज तक ने मुख्तार अंसारी की घबराहट, उसके सफर और राजनीतिक रसूख को आज ट्रैक किया। ये मुख्तार अंसारी इस पे लेटा हुआ, मुख्तार अंसारी इसके अंदर लेटा हुआ इस एम्बुलेंस में। कानून के हाथ लंबे होते हैं और ये हाथ बाहुबलियों और अपराधियों को सहलाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें याद दिलाते हैं कि अपराधों का अंजाम बुरा होता है और अपराधी को गिरफ्त में लेने वाली हथकड़ियां और जेल की सलाखें किसी के रसूख को नहीं पहचान। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का बाहुबल धरा का धरा रह गया। सारी तिकड़म के बाद भी पंजाब की जेल से यूपी की जेल में वापस लौटना पड़ा। कानूनी दांवपेच और पैंतरेबाजी पर पैर रखकर यूपी पुलिस आई और मुख्तार को ले गई। मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ निकाला जा रहा है। यहाँ पर 12 बजे यूपी पुलिस की टीम रोपड़ जेल पहुंची और 2 घंटे बाद 2:07 पर मुख्तार को लेकर यूपी पुलिस का काफिला जेल से निकल पड़ा। ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस है यहाँ पर। ये एक गाड़ी है उत्तर प्रदेश पुलिस की, ये दूसरी गाड़ी है उत्तर प्रदेश पुलिस की और यहाँ से ये तीसरी गाड़ी है एक्सक्लूसिव मुख्तार अंसारी को लेकर यहाँ निकाला जा रहा है। यहाँ पर ये तीसरी गाड़ी है। यहाँ पर ये एम्बुलेंस है, इसी एम्बुलेंस वैन में मुख्तार अंसारी को रखा गया है, मुख्तार अंसारी को दिखाया गया। ये एक्सक्लूसिव तहसील है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में सवार थे। आगे पीछे यूपी पुलिस के 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे। रूपनगर जेल से बांदा जेल की दूरी 882 किलोमीटर है। रोपड़ से बांदा तक पहुंचने में 15 घंटे का वक्त लग सकता है। मुख्तार के लिए ये सफर खौफ का सफर होगा। एक एक पल मुश्किल से गुजर रहा होगा। आज से पहले शायद मुख्तार अंसारी को जेल पहुंचने की इतनी जल्दी कभी नहीं रही होगी। ये वो शंभू बॉर्डर है जहां पर किसान भी धरने पर बैठे हुए हैं। हरियाणा और पंजाब का ये पहला टोल है और अब हम इस टोल पर पहुंच चुके हैं और इस शायरन हूटर की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में फिलहाल लेटा हुआ है और उसके इर्द गिर्द दर्जनों सुरक्षा की गाड़ियां लगातार बिना रुके टोके यहां से चली जा रही हैं। मई 2019 के बाद अप्रैल 2021 करीब 2 साल बाद मुख्तार को यूपी की जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पहले यूपी पुलिस को 9 बार बैरंग वापस लौटना पड़ा था। मुख्तार के राजनीतिक रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही मुख्तार को यूपी ले जाने की सूरत बन पाई। उत्तर प्रदेश में मुख्तार पर हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने, आपराधिक साजिश रचने, धमकियां देने और रंगदारी मांगने, संपत्ति हड़पने जैसे गंभीर मामलों के 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जबकि पंजाब में उसके खिलाफ रंगदारी का एक ही मामला दर्ज है। मुख्तार बड़ी चालाकी से पंजाब में रंगदारी के एक केस में सुनवाई के लिए पेश हुआ और फिर वहीं डेरा डालकर बैठ गया। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्तार ने पंजाब में बेल के लिए याचिका भी नहीं लगाई। जब भी यूपी पुलिस उसे वापस ले जाने की कोशिश करती तो कभी डिप्रेशन, कभी स्लिप डिस्क, कभी दिल की बीमारी की बात कहकर वो शिफ्ट होने से बच जाता। उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि मुख्तार अंसारी
सांठगांठ करके पंजाब चला गया था और पंजाब की रोपड़ जेल से ही वो अपना गैंग चला रहा था। लेकिन उसके वापस आने के साथ ही अब सब कुछ बदल जाएगा और उत्तर प्रदेश पुलिस को मुख्तार के गैंग को कंट्रोल करना अब बेहद ही आसान होगा। विरोधाभास देखिए, पूर्वी यूपी का बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसका परिवार उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का रोना रो रहा था। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा ने आशंका जताई है कि मुख्तार को फर्जी एनकाउंटर में मारने की साजिश रची जा सकती है। मुख्तार के भाई और गाजीपुर के बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जेल में मुख्तार की सुरक्षा संदिग्ध है। जिम्मेदार पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान दिए गए। स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वो बयान देते हैं कि लाते समय रास्ते में गाड़ी पलट जाएगी। हम बता नहीं सकते किस बॉर्डर पे पलटेगी। उनके मंत्री परिषद के सदस्य हैं, संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री हैं शुक्ला जी, उन्होंने बयान दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमें मिल गया, हम खींच के लाएंगे और गाड़ी तो पलटेगी। ये अपराधी लोग, अपराधियों के घर परिवार के लोगों को हमेशा ये बात तो लगता है क्योंकि कोई भला काम तो किया नहीं पूरे जीवन भर, तो इस कारण इनको हर बात की शंका रहती है। तो उसे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि कहीं कोई दिक्कत नहीं। उत्तर प्रदेश में मुख्तार पर अब तक 52 मुकदमे दर्ज हैं। एक वक्त था जब इस पर मकोका और कोटा के तहत भी गंभीर मामले दर्ज थे। कृष्णानंद राय हत्याकांड मुख्तार की लंबी क्राइम फाइल का सबसे काला अध्याय है। यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को मास्टरमाइंड बताया था। हालांकि मुख्तार इस केस में बरी हो गया था, लेकिन समय का चक्र घूमता है तो बड़े बड़े बाहुबलियों की ताकत पर ग्रहण लग जाता है। मुख्तार जेल में है, उसके गैंग के 96 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और उसकी 192 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त करने और गिराने की कार्रवाई भी हुई है। अब तक बैलेट और बुलेट से खेलने वाला गैंगस्टर खौफ में है। रोपड़ से अरविंद ओझा और सत्येंद्र चौहान के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ। आग और उसे बुझाने के प्रयासों से जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में इन दिनों भयंकर धुआं उठ रहा है और धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी हो। गर्मियों में पहाड़ों में छोटी मोटी आग लगती रहती थी, लेकिन इस बार इसकी संख्या इतनी ज्यादा है कि गिनती करनी मुश्किल है। नैनीताल जिले के बाद आपको अल्मोड़ा की तस्वीर दिखाते हैं। जैसे ही शाम के समय इस अंधेरे में मैं अल्मोड़ा में ऊपरी इलाकों की ओर पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ये भोवाली का इलाका है और आप जो देख रहे हैं जंगल में ये लगी आग, ये छोटे हिस्से में नहीं है। अमूमन हर साल जो आग लगती थी बहुत छोटे हिस्सों में होती थी। ये जो विस्तार आप अगर इसका एक देख पा रहे हो तो ये कई हेक्टेयर में है और आग धीरे धीरे ऊंचे इलाकों की ओर पहुंच रही है। सबसे ज्यादा नुकसान उन इलाकों में होने की संभावना है जहां लोग रहते हैं, जहां घर हैं, या क्योंकि टूरिज्म के लिए बहुत सारे यात्री यहाँ पर आते हैं तो रिजॉर्ट हैं, लॉज हैं। अब आपको विस्तार अगर देखिए आग कैसे फैलती हुई गई है। ये आप एक हिस्सा देख पा रहे हैं, आपको नीचे की तस्वीर दिखाते हैं। स्थिति कितनी भयावह है और ऐसे में चूंकि ये ढलाव है, यहाँ कोई रास्ता नहीं है और लगभग ये 40 फीट गहरी खाई जैसी है। उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र जंगल की इस आग से सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को आग बुझाने के काम में लगाना पड़ा है, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। आज तक की टीम जब आग से सबसे ज्यादा प्रभावित नैनीताल जिले में पहुंची तो वहां रामगढ़ इलाके में वन विभाग की एक टीम आग पर काबू करने की कोशिश में जुटी थी। देखिए आग कितनी भयावह, जैसे ही हवा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दरअसल हवा की रफ्तार यहाँ पर कैसी है और कैसे ये जंगल की आग को बढ़ा रही है और इसको रोक पाना मुश्किल है क्योंकि अगर, और हवा इतनी ज्यादा घाटी में है जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर से भी जो कोशिशें की जानी थी कि हम आग को बुझाया जा सके वो मुश्किल हो गया है। और इसीलिए जो फॉरेस्ट विभाग के, वन विभाग के अधिकारी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तमाम कोशिशें की जा रही है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाने की। वन विभाग के कर्मचारी बढ़ती हुई आग देख उसे रोकने के लिए मुहिम में जुट गए। आज तक के कैमरे पर आग बुझाने का ये लाइव ऑपरेशन रिकॉर्ड हुआ। आग की लपटें अचानक तेज हवा के साथ हाईवे पार करके पहाड़ की दूसरी ओर ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगी। हमारे पास डिफेंस का क्या सामान है सर, ये बस अपने सुरक्षा के साथ कार्य किया जाए। तो अगर छोटी आग होती है तो आप कैसे बुझाते हैं उसको, कौन सी तकनीक होती है? ये हमारा झापा है, वो जो हम पेड़ की पत्तियों से बनाते हैं, उसी से बुझाते हैं। पहले साफ कर लेते हैं जगह को, फिर उसके बाद उसको आग को मार। अब ये जो आग बढ़ रही है इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? इसको सारे अब धीरे धीरे आगे को बढ़ती जाएगी, जहाँ पर हम जा सकेंगे।
वहीं पर से उसको झांपे से मारेंगे। इंसान के बस का है इस तरह की आग को बुझा पाना? बहुत मुश्किल सर, ये तो अपनी जान पर खेल के बुझाना पड़ रहा है। इस तरह की आग को बुझाने के लिए फायर लाइन बनाई जाती है और सूखी झाड़ियों और टहनियों को आग के दायरे से हटा दिया जाता है ताकि आग फैलने ना पाए। आज तक की टीम ने अपनी आंखों से इसे देखा और अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें लेकिन एक जागरूकता की आवश्यकता है कि जागरूक बने लोग। जो अराजक तत्व कोई बीड़ी सिगरेट पी के इधर उधर स्मोकिंग करके डाल देते हैं, या कोई इंजॉयमेंट के लिए भी कुछ लोग डाल देते हैं, या कुछ लोग घास के लिए भी लगा देते हैं, तो उस चीज़ों से करें और गांव की सहभागिता से ये सारा काम होगा। इसको जो ये इस तरीका होता है जैसे आग जंगल में फैलती है दावानल, किस तरह की टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं रोकने के लिए? इसमें रोकने के लिए हमारी अलग अलग टेक्निक है। जैसे हमारी जो चीड़ वन है, चीड़ वन में तो हम पिरूल जो निरेश निकलती है उसके निरेश में फायर लाइन काटते हैं। इस आग से सबसे ज्यादा खतरा आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को है, जो आग के अपने गांव पहुंचने का इंतजार करने की बजाय जलते जंगल को बुझाने के लिए खुद ही मैदान में तो उतर गए हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि वो इस आग को नहीं बुझा सकते। जंगल की आग लगातार बढ़ रही है और सबसे ज्यादा जो खतरा है वो गांव वालों पे है। इसलिए आग देखिए इसका विस्तार पीछे से फैलता आ रहा है। ये कुछ इस तरह ये जो सूखे पत्ते इनको इसका ये फैलाव जो है आगे बढ़ेगा और इसीलिए गांव वाले आए हैं खुद अपनी मदद करने के लिए, क्योंकि अगर ये आग नहीं बुझाई तो ये फैलते फैलते इनके गांव तक पहुंच जाएगी। ऐसे में मवेशियों को खतरा है, छोटे बच्चों को खतरा हो जाएगा। आप अकेले कर लेंगे ये सारा सब लोग गाँव वाले मिलके? नहीं हो पाएगा सर, अकेले तो नहीं हो पाएगा। फिर गांव में इतनी पब्लिक नहीं है, इतने लोग हैं गांव में, कहां से तो लगातार बढ़ रही है, क्या करेंगे फिर आप? ये हमारे बस की भी नहीं है, इसलिए हम हिम्मत हार गए। ये फॉरेस्ट वाले आएंगे वही कुछ कर सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उत्तराखंड के जंगलों में इतनी भीषण आग आखिरी बार साल 2016 में लगी थी, जिसे बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर से लेकर वन विभाग की टीमें दिन रात एक किए हुए हैं। लेकिन फिलहाल आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें कम पड़ रही हैं। नैनीताल के ऊपरी इलाकों में जो आग है वो लगातार बेकाबू है। हालांकि फायर विभाग के इन कर्मचारियों ने कोशिश की कि कम से कम एक सेक्टर की आग बुझाई जा सके। तमाम कोशिशों के बाद आग का कुछ हिस्सा तो रोका गया, लेकिन अगर परिस्थितियां विषम होती और हवा की रफ्तार ऐसे ही होती है तो ये लपटें दोबारा एक बार फिर उठ सकती हैं। आग ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। नीचे के हिस्सों में दरख्तों को, बड़े बड़े पेड़ों को जला दिया, सब कुछ राख हो गया है। लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। ऊपरी इलाकों में आग अभी भी, ये जो दावानल है वो अभी भी जारी है। इसीलिए जो एफर्ट्स है, जो कोशिशें हैं, उनका दायरा और बढ़ाने की फिलहाल जरूरत है। इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर उत्तराखंड से रितेश और लीला सिंह के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। जानकारों के अनुसार इस बार जंगलों में आग लगने की वजह है सर्दियों में बारिश का 65% तक कम होना। इसकी वजह से जंगलों में नमी कम रही और मार्च में ही वो मौसम बन गया जो अमूमन अप्रैल के अंत और मई में होता है। इसके अलावा होली के बाद तेज हवाएं चलने से भी आग तेजी से भड़की है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।